साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग के द्वारा जो डेली करंट अफेयर के रूप में न्यूज़ टुडे शीर्षक से करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है, उसके तहत हम लोग 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत द्वारा विगत 7 वर्षों में पेटेंट स्वीकृति में 572% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2013 से 14 के दौरान 4,227 पेटेंट स्वीकृतियों की तुलना में वर्ष 2020-21 में कुल 28,391 पेटेंट स्वीकृत किए गए, अर्थात 572% की वृद्धि की दर्ज की गई है 2013-14 से लेकर के 2020-21 तक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग जो है 48वें स्थान पर पहुंच गई है। ज्ञातव्य है कि इसमें वर्ष 2015-16 के 81वें स्थान से 33 प्लस स्थानों का इसमें सुधार हुआ। तो याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 48 है। नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय कौन कौन से हैं? तो पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सहायता प्राप्त हो या निजी हो, इनको शुल्क में 80% तक की छूट प्रदान की गई है, चाहे वे भारत में स्थित हों अथवा विदेश में स्थित हों। पूर्व में यह छूट केवल सरकार के स्वामित्वाधीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए ही उपलब्ध थी। किसी संस्थान के लिए कुल देय शुल्क, इस देय शुल्क में क्या है? फाइलिंग प्लस प्रकाशन प्लस नवीनीकरण शुल्क, ये वर्तमान के 4,24,500 रुपये से घटा करके 84,900 रुपये कर दिया गया है। महानियंत्रक एकश अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM कार्यालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 15 अगस्त 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2022। इस दौरान 10 लाख छात्रों को पेटेंट संबंधी मामलों में प्रशिक्षित तथा जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य पहलें सरकार द्वारा की गई हैं वो क्या है? सरलीकृत और सुव्यवस्थित बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रक्रिया, पंजीकरण प्रक्रिया को पुनर्संरचित किया गया है। साथ ही पेटेंट आवेदन दाखिल करने की सुगमता तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए डिजिटल विकल्पों को अंगीकृत किया गया है। पेटेंट की परीक्षण प्रणाली को तीव्र किया गया है। इसके अतिरिक्त आईपी अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आवेदनों की वास्तविक समय रियल टाइम आधारित स्थिति, भारतीय पेटेंट उन्नत खोज प्रणाली अर्थात इंडियन पेटेंट एडवांस्ड सर्च सिस्टम, इन पास SMS अलर्ट आदि के माध्यम से सूचना तक बेहतर पहुंच और उसका पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित किया गया है। अगला है, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, CGPDTM के बारे में, अर्थात आपका महानियंत्रक एकश अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह, इसके बारे में। तो एकश पेटेंट, इसको जो है एकश पेटेंट अधिनियम, एकश की इंग्लिश क्या होती है? पेटेंट होती है। अधिनियम 1870, डिजाइन अधिनियम 2000 और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। यह CGPDTM वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंतर्गत कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत केंद्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना से संबंधित दिशा निर्देशों तथा दरों को अधिसूचित किया है। तो यह जो योजना है, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना अर्थात रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, DTEP योजना से संबंधित दिशा निर्देश क्या हैं? इसको देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने 8,555 उत्पादों को शामिल करने वाली एक नई योजना के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इन उत्पादों को 12,454 करोड़ रुपए के परिव्यय के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। ये जो DTEP है, इसके अंतर्गत नए निर्यात क्षेत्रकों और दरों में 8,555 उत्पादों अर्थात टैरिफ लाइन को शामिल किया गया है। इसे वस्त्र मंत्रालय की राज्य और केंद्रीय संग्रहण या उद्ग्रहण एवं करों से छूट, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस ROSCTL योजना के अंतर्गत परिधान निर्यात को समान समर्थन देने हेतु इस योजना तक विस्तारित
कर दिया गया है। ये जो RODTEP है अर्थात निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना, इसका उद्देश्य निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न करों तथा शुल्कों जैसे स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की प्रतिपूर्ति करना है। ज्ञातव्य है कि इन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत कोई छूट या रियायत या प्रतिदाय रिफंड प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह निर्यात की शून्य रेटिंग सुनिश्चित करता है, अर्थात करों तथा शुल्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता। यहाँ ध्यान रखिएगा, करों तथा शुल्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता है। ये जो RODTEP योजना है, ये पूर्ववर्ती भारत से पण्य निर्यात योजना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो MEIS स्कीम थी, इसको प्रतिस्थापित करती है, उसके जगह पे लाई गई है। जो पूर्व की MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, इसने वस्तुओं की व्यापक श्रेणियों पर निर्यात सब्सिडी प्रदान कर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। इसे एक सरलीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो अब बनाया गया है RODTEP योजना। इसके अंतर्गत प्रदत्त छूट हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट या ई-स्क्रिप्ट के स्वरूप में जारी की जाएगी। साथ ही इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC द्वारा इलेक्ट्रिक लेजर अर्थात बही खाता में रखा जाएगा। इसके लाभ क्या होंगे? यह योजना घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करके भारतीय निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगी। इससे नए रोजगार सृजित होने की अपेक्षा की जा रही है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने की भी संभावना है। यह योजना निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग RODTEP के उद्देश्य और संचालक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो निर्यात पर केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर वर्तमान में गैर प्रतिदाय अनरिफंडेड शुल्कों और करों का प्रतिदाय रिफंड किया जाएगा। ठीक है, निर्यात पर केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर वर्तमान में गैर प्रतिदाय अर्थात अनरिफंडेड शुल्कों और करों का रिफंड किया जाएगा। निर्यात किए गए उत्पादों के वितरण पर अप्रत्यक्ष शुल्कों व करों का प्रतिदाय किया जाएगा अर्थात रिफंड किया जाएगा। योजना के तहत उस स्थिति में छूट या रियायत नहीं दी जाएगी जब शुल्क और करों संबंधित कोई पूर्ववर्ती छूट दी जा चुकी है। राजस्व विभाग की समिति द्वारा अधिकतम दरों का निर्धारण किया जाएगा। इस समिति में वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय का उपयुक्त प्रतिनिधि सम्मिलित होगा। दरों और कवरेज की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। अगला है, असम सरकार के आदेशानुसार गोरखाओं को विदेशी के रूप में संबोधित नहीं किया जाएगा। तो असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा शाखा को गोरखाओं के विरुद्ध किसी भी मामले को विदेशी अधिकरणों फॉरेन ट्रिब्यूनल्स FT के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का आदेश दिया है। तो देखिए, पुलिस की सीमा शाखा को संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों की पहचान करने और संबंधित विदेशी अधिकरणों में संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध एक संदर्भवाद दायर करवाने हेतु अधिदेशित किया गया है। विदेशी अधिकरण क्या है? अर्थात फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना विदेशी विषयक अधिकरण आदेश फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 तथा विदेशियों विषयक अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अनुसार की गई है। ये यह पता लगाने के लिए अधिदेशित है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं। विदेशियों विषयक जो अधिनियम 1946 है, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 या केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश या प्रस्थान के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असम में 5 लाख से अधिक गोरखा अधिवासित हैं। इनमें से अधिकांश गोरखा सैन्य दलों में सैनिक के रूप में और चाय बागानों में श्रमिकों के रूप में भारत आए थे। वर्ष 2018 में जब असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC को अद्यतित किया गया अर्थात उसको अपग्रेड किया गया था, तब गृह मंत्रालय ने एक संसूचना जारी की थी कि यह संसूचना विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 तथा वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि का उद्धरण देते हुए जारी की गई थी। इसमें निर्दिष्ट किया गया था कि भारत में अधिवासित गोरखाओं अर्थात भारतीय और नेपाली नागरिक दोनों को असम में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को संदर्भित नहीं किया जा सकता है।
हालांकि नेपाली नागरिक एनआरसी में शामिल होने के पात्र नहीं हैं क्योंकि वे विधिक प्रवासी हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 की संधि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को संदर्भित किए जाने से उनकी रक्षा करती है। अगला है, भारत में नागरिकों और संगठनों को स्वतंत्र रूप से भू स्थानिक आंकड़े जियो स्पेशियल डेटा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनका उद्देश्य प्रथम बार भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया SOI और राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन NTMO द्वारा एकत्र किए गए भू स्थानिक डेटा को निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध कराना है। लॉन्च किए गए एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें पहला भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भू स्थानिक आंकड़े प्रसार पोर्टल जियो स्पेशियल डेटा डिसमिनिएशन पोर्टल राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर के डेटा के साथ डाउनलोड करने योग्य विभिन्न फॉर्मेट्स में 4000 मानचित्र प्रदान करता है। अगला है सारथी। तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन है। यह उपयोगकर्ताओं को संसाधनों के न्यूनतम उपयोग के साथ भू स्थानिक डेटा के प्रत्योक्षकरण, विजुलाइजेशन, परिवर्तन एवं विश्लेषण के लिए एप्लीकेशन के विकास में मदद करती है। ये जो GIS है अर्थात भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये दृश्यात्मक निरूपण के भीतर डेटा का भौतिक चित्र है, डेटा का भौतिक चित्रण है। उदाहरण के लिए, जब एक हरिकेन चक्रवात के मानचित्र को वज्रपात के संभावित क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली एक अन्य मानचित्र परत के साथ संबंध किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो NATMO है, इसके द्वारा विकसित मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल भारत के सांस्कृतिक मानचित्र, जलवायु संबंधी मानचित्र व आर्थिक मानचित्र जैसे विभिन्न विषयगत मानचित्र उपलब्ध कराता है। इसका महत्व क्या है? यह कदम रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा क्योंकि यह हमारे देश के स्टार्टअप्स, निजी क्षेत्र आदि के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध और स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानचित्र एवं भू स्थानिक डेटा भी संसाधनों के बेहतर नियोजन एवं प्रबंधन में मदद करेंगे। स्थानीय रूप से उपलब्ध और स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानचित्र एवं भू स्थानिक डेटा भी संसाधनों के बेहतर नियोजन एवं प्रबंधन में मदद करेंगे। अब भू स्थानिक आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भू स्थानिक आंकड़ों का उपयोग पृथ्वी की सतह पर अवस्थित ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं हैं, घटनाओं एवं परिघटनाओं तथा मानव निर्मित या प्राकृतिक के संबंध में विभिन्न आंकड़ों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भू स्थानिक आंकड़े घटना की अवस्थिति से संबंधित सूचना, सामान्यतः भूगोलीय निर्देशांक अर्थात अक्षांशीय और देशांतरीय की कोणीय माप और विशेषता संबंधी सूचना, संबंधित ऑब्जेक्ट, घटना की विशेषता को सामयिक सूचना, समय व कालावधि जिस दौरान अवस्थित एवं विशेषता विद्यमान होती है के साथ संयोजित करते हैं। नई भूस्थानिक नीति फरवरी 2021 में जारी की गई थी। इस नीति में सर्वेक्षण और मानचित्रण संबंधी सभी विनियमों को समाप्त कर दिया गया था। इसके उपरांत भूस्थानिक आंकड़ों का उदारीकरण तथा लोकतांत्रिकरण संभव हो सका है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सुविधा को मापने के लिए एक संयुक्त वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स का निर्माण किया है। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन से तात्पर्य विशेषता वंचित और निम्न आय वर्ग को एक वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। यह एक व्यापक सूचकांक जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन आदि क्षेत्रों का विवरण शामिल है। FI सूचकांक में 3 व्यापक मानदंड जो कि आगे दर्शाए गए हैं, 3 व्यापक मानदंड अर्थात पहुंच का 35% भारांश है, उपयोग 45% भारांश और गुणवत्ता का 20% भारांश शामिल है। यह सूचकांक सेवाओं तक पहुंच में सुगमता, उपलब्धता एवं उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता के लिए अनुक्रियाशील है। इसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं। गुणवत्ता मापदंड की बात करें तो वित्तीय समावेशन के गुणवत्ता संबंधी पक्ष को दर्शाता है। गुणवत्ता मापदंड जो है ये वित्तीय समावेशन के गुणवत्ता संबंधी पक्ष को दर्शाता है। यहाँ गुणवत्ता संबंधी पक्ष वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवाओं में व्याप्त असमानताओं एवं कमियों द्वारा पर्यवेक्षित होता है। आगे देखें FI सूचकांक के बारे में और
तो एफआई सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। इस प्रकार यह वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों द्वारा वर्षों से किए जा रहे संचय प्रयासों को दर्शाता है। एफआई सूचकांक को वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाएगा। भारत में वित्तीय समावेशन के समझ, ग्राहक की पहचान, अंतिम व्यक्ति तक सेवा आपूर्ति तथा प्रासंगिक, वहनीय और सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराने आदि से संबंधित प्रमुख चुनौतियां विद्यमान हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो अन्य सुर्खियां, उससे पहला है विस्मृत किए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन अर्थात RTBF। विस्मृत किए जाने का अधिकार RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है, जब यह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। वर्तमान में भारत में ये RTBF अर्थात विस्मृत किए जाने का अधिकार पर वैधानिक प्रावधानों का अभाव है। यह लक्षित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का हिस्सा है, परंतु इस विधेयक में डेटा विलोपन के विशिष्ट अधिकार का अभाव है, जैसा कि यूरोपीय सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन GDPR के अनुच्छेद 17 में प्रदान किया गया है। अगला है सरकार द्वारा स्वायत्त वस्तुओं के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। स्वायत्त वस्तुओं अर्थात व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना के तहत एयर कंडीशनर और LED लाइट के निर्माण में संलग्न कंपनियों को भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसे प्रथम बार अप्रैल माह में 6,238 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इसके प्रमुख संशोधन क्या है? इस संशोधन के तहत निकास संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है। यदि लाभ प्राप्त करने वाली कोई कंपनी निर्दिष्ट कार्य को करने के पीछे हटती है तो उसे ब्याज सहित लिया गया प्रोत्साहन वापस करना होगा। अगला है यह और अधिक LED घटकों जैसे प्रतिरोधक, फ्यूजर, LED, ट्रांसफार्मर आदि को शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला है इस स्वैप्शन डील। निजी क्षेत्र के ऋणदाता का जो बैंक है ICICI बैंक ने HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के माध्यम से भारत में स्वैप्शन सौदों के प्रथम सेट में कटौती की है। ब्याज दर स्वैप्शन क्या है? तो ब्याज दर विनिमय पर एक विकल्प है। ब्याज दर जो है विनिमय पर एक विकल्प है। इसका एक स्वैप्शन विकल्प क्रेता को ब्याज दर विनिमय में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करता है, न कि दायित्व। एक स्वैप्शन विकल्प जो है ये क्रेता को ब्याज दर विनिमय में प्रवेश करने का अधिकार देता है, न कि दायित्व का। इसका उद्देश्य देश के ब्याज दर आधारित डेरिवेटिव बाजार में जोखिम प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही इसके लिए विश्व स्तरीय समाधान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय ऋण परिसंपत्तियों में अधिक विदेशी निधियों को आकर्षित करने में मदद मिल सके। वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव रिजर्व बैंक निदेश रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2019 पर अपने नए दिशा निर्देशों के तहत स्वैप्शन सौदों की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला है एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए मंच, जिसका नाम है प्रिज्म, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड इंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, प्रिज्म। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिज्म की स्थापना की है। यह बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ध्यान रखिए, बैंकों और गैर वित्तीय कंपनियों सहित पर्यवेक्षी संस्थाओं सुपरवाइज्ड इंटिटीज द्वारा अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए वेब आधारित शुरू से अंत तक अर्थात एंड टू एंड तक कार्य प्रगति संचालन प्रणाली है। प्रिज्म में अंतर्निहित कार्य प्रगति सुधार, समय की निगरानी, नोटिफिकेशन और अलर्ट, प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS रिपोर्ट एवं शिकायतें और प्रतिदान कार्यात्मकताएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं अर्थात सुपरवाइज्ड पर्यवेक्षित संस्थाओं की आंतरिक सुरक्षा, लचीलापन और मूल कारण विश्लेषण रूट कॉज एनालिसिस RCA पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना है। अगला है श्रम जन इक्विटी के बारे में। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने श्रमजन्य इक्विटी की मात्रा में शिथिलता प्रदान की है, कमी की है। इसे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नए युग की प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है। श्रमजन्य इक्विटी या श्रमजन्य इक्विटी मुख्यतः किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को गैर नगद प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों को संदर्भित करता है। स्टार्टअप्स और प्रमोटर्स विशिष्ट रूप से अपनी कंपनियों को निधि प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पूंजी का निर्गमन या इशू जो है पूंजी का, और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनिमय, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2019 में संशोधन करके सेबी ने उन जारीकर्ताओं की एक सूची के लिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जो पर्याप्त मूल्यवर्धन के साथ उत्पाद, सेवाएं या व्यावसायिक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार, डेटा एनालिटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी या नैनो प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग में संलग्न है। अगला है तटीय अपरदन। राष्ट्रीय तटीय अपरदन अनुसंधान के नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च द्वारा वर्ष 1990 से लेकर 2018 के दौरान राष्ट्रीय तटरेखा परिवर्तन के मूल्यांकन के अनुसार भारतीय समुद्र तट का 32% हिस्सा जो है भिन्न भिन्न अपरदन अवस्था, निम्न, मध्यम एवं उच्च के अधीन है। 27% की प्रकृति अभिवर्धित बनी हुई है, मतलब बढ़ रही है, तथा 41% स्थिर अवस्था में है। 60% के साथ पश्चिम बंगाल में तटीय अपरदन की दर सर्वाधिक रही है। इसके उपरांत पुडुचेरी 56% दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पर सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। फिर तीसरे नंबर पर केरल है, 41% का स्थान आता है, जबकि उड़ीसा तट का 51% विस्तार हुआ है। इसके पश्चात 48% विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश का दूसरे नंबर पर स्थान है। तटीय अपरदन से तात्पर्य समुद्र द्वारा तटीय भूमि का क्षय हो जाने से है। इसमें संक्षारण, अपघर्षण, हाइड्रोलिक तथा जलीय क्रिया और संघर्षण की प्रणालियाँ शामिल होती हैं। आगे बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ने नल से जल की आपूर्ति की निगरानी और मापन कार्य आरंभ किया है। तो देखिए, जल जीवन मिशन द्वारा 9 राज्यों के 100 गांव में अपने सेंसर आधारित सिस्टम के कवरेज का विस्तार किया जा रहा है। इससे जल के उपभोग प्रतिरूप को समझने में मदद मिलेगी, साथ ही पश्चिमवर्ती चरण के मूल्य निर्धारण की रणनीति को भी तैयार करने में सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में मिशन आरंभ होने के उपरांत से देश भर में लगभग 4.73 करोड़ नल से जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इनमें से 1.48 करोड़ जल कनेक्शन बिहार में उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, वर्ष 2019 के मिशन के उपरांत आरंभ होने उपरांत देश भर में लगभग 4.73 करोड़ नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 1.46 करोड़ जल कनेक्शन बिहार में उपलब्ध कराए गए हैं। 1.84% ग्रामीण परिवारों से 96% तक जल जीवन मिशन द्वारा वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर आपका BIS 55 लीटर और BIS 10,500 गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। अगला है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के 110 छात्रों के लिए अपने आवासीय स्कूलों व उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्चतर शिक्षा प्रयोजित करने का निर्णय लिया है। आवासीय सद्भावना के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1998 में सेना द्वारा अलग किया गया था। इसका उद्देश्य प्रयुक्त 2 संघ राज्य क्षेत्रों के निवासियों के हृदय में विश्वास सृजित करना, मतलब पहले केवल जम्मू कश्मीर के लिए था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए हो गया। ज्ञातव्य है कि आतंकवाद के संकट से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु एक अनूठी मानवीय पहल है। यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन के साथ सेना की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करती है। रक्षा मंत्री ने क्लाइम एथॉन के आयोजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा सिक्किम की 4 छोटे शिखरों पर, जिसके नाम हैं माउंट रेनॉक, माउंट फ्रे, माउंट विशी राय और माउंट पुलांगू, तो छोटे शिखरों पर क्लाइव एथॉन का आयोजन किया गया था, मतलब इनके बर्थडे का आयोजन किया गया था।
सॉरी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा सिक्किम के हिमालय के 4 छोटे शिखरों पर क्लाइंब एथॉन का आयोजन किया गया था। ये शिखर हैं माउंट रेनॉक, माउंट फ्रे, माउंट विशिराय और माउंट पलांगू। माउंट रेनॉक के ऊपर एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। जिस स्थान पर इसे फहराया गया है उसका नाम सिक्किम के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरे करंट अफेयर को देखा। यहाँ ध्यान रखिएगा माउंट रेनॉक, माउंट फ्रे, माउंट विशिराय और माउंट पालंगू ये किससे संबंधित है? तो ये सिक्किम के हिमालय के 4 छोटे शिखर हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।